हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अकबर एक राष्ट्रीय शासक के रूप में। लास्ट वीडियो में हमने बात की अकबर एक साम्राज्यवादी शासक, यानी अकबर ने अपने शासनकाल में अपने साम्राज्य का विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक किया। और आज हम बात करेंगे अकबर एक राष्ट्रीय शासक, यानी एक राष्ट्र के निर्माता के रूप में अकबर की क्या क्या उपलब्धियाँ रहीं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे पॉइंट वाइज डिटेल से। तो पहला पॉइंट है राजनीतिक व प्रशासनिक एकता, यानी अकबर ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की तथा उसे राजनीतिक एकता के सूत्र में बांध दिया। अकबर ने संपूर्ण साम्राज्य में एक सी भूमि व्यवस्था, एक सी न्याय प्रणाली, एक सी मुद्रा प्रणाली, एक सी सैनिक व्यवस्था प्रचलित की और इस प्रकार अपने संपूर्ण साम्राज्य को एक राजनीतिक सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया अकबर के द्वारा। अगली जो उसकी उपलब्धि रही थी वह था मजहर पत्र, जो कि 1579 ईस्वी में अकबर के द्वारा तैयार करवाया गया और यह दस्तावेज शेख मुबारक नागौरी ने तैयार किया था। अकबर ने मजहर जारी करने के बाद सुल्तान आदिल अथवा ईमान आदिल की उपाधि धारण की। मजहर पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति इस प्रकार हैं, जिनमें अब्दुल नबी, जलालुद्दीन, गाजी खां, अब्दुल्ला सुल्तान परी प्रमुख थे। और इसके अलावा विसेंट स्मिथ का कहना था, इन्होंने अपनी पुस्तक में इस पुस्तक के बारे में लिखा था, इस मजहर पत्र के बारे में लिखा, जिस पुस्तक का नाम था द ग्रेट मुगल। इसमें उन्होंने लिखा कि मजहर पत्र को अचूक पत्र की संख्या दी है और इस प्रकार अपनी पुस्तक में इस मजहर पत्र के बारे में विस्तार से विवरण दिया। अगला जो उपलब्धि रही थी अकबर की एक राष्ट्रीय शासक के रूप में, वह थी दीन ए इलाही धर्म। अकबर ने इस धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में की। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल को बनाया गया। इस धर्म को ग्रहण करने वाला पहला व्यक्ति बीरबल अथवा महेश दास था। अबुल फजल ने इस धर्म को तौहीद ए इलाही की संज्ञा दी और इस धर्म में दीक्षित होने के लिए 4 प्रकार की शर्तें अनिवार्य होती थी, जो कि इस धर्म को मानने वाले अनुयायियों को पालन करनी पड़ती थी। पहली शर्त थी, इस धर्म को मानने वाला अपने जन्म दिवस पर इस धर्म के सभी सदस्यों को दावत देगा। और दूसरी शर्त थी, इस धर्म के अनुयायियों को रविवार व बृहस्पतिवार को मांस नहीं खाना चाहिए। अगली शर्त, इस धर्म को मानने वाला मृत्यु के अवसर पर मृत्यु भोज नहीं करेगा। और जो अंतिम शर्त थी वह थी कि इस धर्म का अनुयायी 14 वर्ष से कम उम्र की बालिका अथवा वृद्ध महिला से विवाह नहीं करेगा। और विसेंट स्मिथ ने इस धर्म को लेकर दीन ए इलाही धर्म, जो कि अकबर के द्वारा चलाया गया, इस धर्म को अकबर की भूल का स्मारक कहा, न कि बुद्धिमानी का। और इस प्रकार अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की और एक नए धर्म का प्रचार किया। अकबर ने एक राष्ट्रीय शासक के रूप में साहित्य के क्षेत्र में भी काफ़ी उन्नति की। बात करें, उसने अपने शासनकाल में फारसी के उच्च कोटि के विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, जैसे अबुल फजल, बदायूनी, अब्दुल रहीम आदि। अकबर के शासन में सूरदास ने सूरसागर व तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, लेकिन यह उनके आश्रित विद्वान नहीं थे, अर्थात यह उनके दरबार में नहीं रहते थे। इन्होंने स्वतंत्र रूप से अपनी इन रचनाओं का सृजन किया। अकबर ने फारसी भाषा को राजभाषा घोषित किया अपने दरबार में। और इसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में जो उन्नति की गई उसके बारे में बात करें तो अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, यानी 9 ऐसे विद्वान थे जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में या विभिन्न रचनाओं के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त की। तो नवरत्नों में पहला नाम आता है राजा बीरबल का, जिनका असली नाम महेश दास था, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश, और इन्हें अकबर के द्वारा कविराज व कवि प्रिय की उपाधि दी गई। और बीरबल के कहने पर अकबर ने सूर्य उपासना प्रारंभ की थी और 1586 ईस्वी में बलूचियों से लड़ते हुए यह मारे गए थे।
अब्बुल फजल की बात करें तो यह उच्च कोटि का विद्वान था। इनके पिता का नाम शेख मुबारक था। यह भारत के राजस्थान राज्य और राजस्थान में भी नागौर जिले में हमेशा के लिए बस गए थे। इन्होंने आईने अकबरी व अकबरनामा की रचना की। अब्बुल फजल फारसी भाषा के प्रकांड विद्वान थे और यह अकबर की धार्मिक नीति के प्रबल समर्थक भी रहे थे। और जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने अब्बुल फजल की हत्या कर दी थी। और अगला जो नवरत्नों में आते हैं उनका नाम है फेजी। फेजी जो कि अब्बुल फजल के भाई थे और अकबर ने इन्हें अर्स ए आसियाना की उपाधि दी। इन्होंने भास्कराचार्य द्वारा लिखित पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। और जो अगले नवरत्नों में आते हैं उनका नाम है मान सिंह। यह अकबर की सेना में सेनापति थे। अकबर ने इन्हें फर्जन की उपाधि दी तथा 7,000 का मनसब प्रदान किया। और मान सिंह अकबर के ससुर भारमल के पौत्र थे। राजा टोडरमल जो कि अकबर के वित्त मंत्री थे, ये अकबर के संपूर्ण राज्य की राजस्व प्रणाली में सुधार के लिए जाने जाते थे। इन्होंने 1580 में दहसाला बंदोबस्त लागू किया। दहसाला बंदोबस्त हम आगे इसको अलग से टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे। जब हमारा टॉपिक आएगा मुगलों की भू राजस्व व्यवस्था, तो हम वहाँ मुगल साम्राज्य के सभी शासकों की भू राजस्व व्यवस्था में बारे में अध्ययन करेंगे। तो वहाँ अकबर की भू राजस्व व्यवस्था का भी हम अध्ययन करेंगे, जिसे दहसाला बंदोबस्त कहा जाता था, जो कि टोडरमल के द्वारा लागू की गई थी। अगले जो नवरत्न थे वह थे मुल्ला दो प्याजा। ये अकबर के सलाहकार थे। अब्दुल रहीम खान खाना जो गुजरात शासक को हराने के बाद अब्दुल रहीम को अकबर के द्वारा खान खाना की उपाधि दी गई थी। यह प्रथम मुस्लिम विद्वान था जिसने हिंदी में कविताएं लिखी। फ़कीर अजुद्दीन, यह एक सूफी फ़कीर था। अकबर ने इसे अपना प्रमुख सलाहकार बनाया था। मियाँ तानसेन, जिनका जन्म ग्वालियर में हुआ, जिनका असली नाम तन्ना मिश्रा था और इनके गुरु स्वामी हरिदास थे। और बाद में इन्होंने अपने गुरु हज़रत मोहम्मद गौस को बनाया, क्योंकि इनसे इन्होंने संगीत की शिक्षा सीखी थी। संगीत के बारे में इन्हें बहुत कुछ जानकारी थी। इन्हें संगीत के सभी सुरों का ज्ञान था और यह अकबर के दरबार में प्रमुख संगीतकार थे। तो ये तो रहे थे अकबर के नवरत्न। अब वापस आ जाते हैं हम अकबर की राष्ट्रीयता के रूप में। तो राष्ट्रीय शासक के रूप में अकबर ने धार्मिक उदारता व सहिष्णुता की नीति अपनाई, अर्थात उन्होंने हिंदुओं को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। हिंदुओं पर लगाए जाने वाला जजिया कर व तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, और जिससे हिंदुओं का जो स्तर है वह मुसलमानों के समान हो गया। और उसके शासनकाल में हिंदुओं को राजकीय पदों पर भी नियुक्त किया जाता था। सामाजिक सुधार की बात करें तो अकबर ने अपने शासनकाल में बाल विवाह, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। अकबर ने विधवा विवाह व अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया। उसने वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए अनेक उपाय किए और मुस्लिम समाज में कई सुधार किए, जिससे सामाजिक स्थिति में काफ़ी उन्नति हुई। अगला जो टॉपिक है वह है पॉइंट जो है कला के क्षेत्र में उन्नति या कला के क्षेत्र में समन्वय। क्योंकि अकबर के शासनकाल में हिंदू तथा मुस्लिम शैलियों में समन्वय स्थापित किया गया और मिश्रित शैली से अकबर ने फतेहपुर सीकरी में महल बनवाए। और इस प्रकार अकबर के शासनकाल में 17 प्रमुख चित्रकार रहते थे, जिनमें जो प्रमुख थे वो थे अब्दुल समद, मीर सैयद अली, बसावन दसवंत आदि। अकबर ने संगीत कला के क्षेत्र में भी काफ़ी योगदान दिया। उसके दरबार में संगीत के प्रसिद्ध विशेषज्ञ तानसेन, बेजू बावरा और रामदास जैसे विद्वान रहते थे, जिन्हें संगीत का पूरा ज्ञान था। सामाजिक समन्वय की बात करें तो हिंदुओं के सभी त्योहारों को मनाने की अनुमति दी गई अकबर के द्वारा, और वह स्वयं भी हिंदुओं के त्योहारों में सम्मिलित होता था, जैसे दीपावली, होली, दशहरा आदि। और मुसलमानों के त्यौहार तो ऑलरेडी मनाए ही जाते थे। आर्थिक एकता की बात करें तो उसके शासनकाल में संपूर्ण
साम्राज्य में एक सी राजस्व प्रणाली शुरू की गई, जिससे लोगों की आय बढ़ी, उनका जीवन स्तर उन्नत हुआ और सभी वर्गों को व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। और आज का हमारा लास्ट पॉइंट है शिक्षा के क्षेत्र में समन्वय। अकबर ने मुस्लिम बालिकाओं के लिए मदरसों की स्थापना की। उसने अनेक हिंदू व संस्कृत पाठशालाएं बनवाई। उसने हिंदुओं व मुसलमानों की शिक्षा के लिए अनेक निर्णय लिए और अपना योगदान दिया। इस प्रकार अकबर ने एक राष्ट्रीय शासक के रूप में महत्वपूर्ण कार्य किए, जो उसके शासनकाल में उन्नति का मार्ग अग्रसर करने में महत्वपूर्ण रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।